नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही अच्छा फील कर रहे होंगे इस मैथमेटिक्स के पेपर के बाद जो आज आपका खत्म हो गया। मैं आपके सामने आंसर की लेके हाजिर हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सेट 3 है मेरे पास और मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का ये पेपर है। बहुत ही बढ़िया पेपर आया है। डुएबल क्वेश्चंस थे, स्कोरिंग एमसीक्यू का सेक्शन था। क्या कुछ आंसर्स थे, आइए उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं पी और क्यू। पी को इस फॉर्म में दर्शाया गया है और क्यू को इस फॉर्म में दर्शाया गया है। हमसे एलसीएम पूछा है। अगर आपने मेरी रैपिड रिवीजन की क्वेश्चन देखी थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि फैक्टराइज करने के बाद हर एक प्राइम फैक्टर के जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उनका प्रोडक्ट ही आपका एलसीएम होता है। तो भाई मैं 18 को क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 × 3 और ये हो गया a पावर 2 b पावर 4। ये मेरा 18a² b पावर 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। वहीं अगर मैं 20 की बात करूं तो 2 × 2 × 5 और गुने ए की पावर 3 बी की पावर 2 जो है वो 20a³ b² का प्राइम फैक्टराइजेशन है। एलसीएम निकालना है तो 2 की पावर, बताइए, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ए की पावर 3 और बी की पावर 4। इसका प्रोडक्ट कर लो। ये तो मैंने आपको फिर भी इतना करके दिखा दिया कि 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, पंजे 180 आ गया। अदरवाइज तो मुझे इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि जो बच्चे समझदार हैं उनको दिख गया कि यहाँ ए की पावर 3 सबसे बड़ी है और यहाँ बी की पावर 4 सबसे बड़ी है। चार दिए गए ऑप्शन में से जहां ए क्यू बी पावर 4 दिख गया वही हमारा आंसर था। 180 निकालने की भी जरूरत नहीं थी। वो तब जरूरत पड़ती, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो तब जरूरत पड़ती क्योंकि उसने जो 3 फैक्टर दे दिए ना, ये घुमाने के लिए दे दिए। क्योंकि जहां बच्चा ये भूल गया कि हर एक फैक्टर के मैक्सिमम जो ग्रेटेस्ट पावर होती है उसका प्रोडक्ट एलसीएम देता है, काम वहीं खराब हो जाना था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो कहता है एपी का पहला टर्म -16 है, कॉमन डिफरेंस -2 है। पहले 10 टर्म का सम निकालिए तो 10/2 2a n-1 यानी कि 9 हो जाएगा इनटू में डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 10/2 कितना होगा? 5 माइनस का 32 और माइनस का 18, 5 गुने -50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो माइनस का 250 यानी सी ऑप्शन एकदम सही है। बिना किसी संशय के आप इसका उत्तर लगा सकते हैं। पर अगर मैं 3 की बात करूं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा है ना जो अच्छे अच्छों का दिमाग घुमा देगा, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑब्जर्व कर गया वो खेल कर जाएगा। भाई एक बात बताओ, अगर डेटा है x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन, कहां तक? xn तक, और इसकी फ्रीक्वेंसी f1 f2 f3 f4 कहां तक मेरे बच्चों? fn तक। तो हम जानते हैं ना कि अगर हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। अगर हमें मीन निकालना है तो मैं fi xi करूंगा तो क्या आएगा? f1 x1 f2 x2 f3 x3, इस तरीके से कहां तक जाएंगे हम? fn xn तक। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या मैं जब इसको सम करूंगा तो क्या मैं इसी को बोलूंगा सिग्मा fi xi? भाई आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहां तक पुट की जा सकती है? n तक पुट की जा सकती है। वो यही यहां जो लिखा हुआ है 1 to 4 वो उसी लिमिट को दर्शा रहा है। और फ्रीक्वेंसी का सम क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ आई। यहां भी आई क्या है? 1 से लेके n। मीन क्या होता है? मीन होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसकी इधर ले जाके गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब जब मैं इस टर्म को इधर लाऊंगा तो बताओ क्या बचेगा? 0। और अगर आप ध्यान दें तो ये जो टर्म है वो क्या है? सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स बार। क्या ये वही टर्म बनना है? तो आंसर क्या हो जाना चाहिए था? 0 हो जाना चाहिए था। इसका आंसर था डी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी अच्छा क्वेश्चन डाल दिया था, थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर है डी। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, जो कि बाहर निकाला जा सकता है एक सॉलिड से, क्यूब के, जिसकी एज 2 सेंटीमीटर है। भैया अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ कि जब ये सॉलिड क्यूब है तो जब मैं इसमें से कोन काटूंगा तो कोन मैक्सिमम यही कोन काटा जा सकता है। इस कोन की हाइट एज के बराबर होनी चाहिए, हाँ बोलना पड़ेगा। इसका डायामीटर भी इसके एज के बराबर होना चाहिए, हाँ बोलना पड़ेगा। तो अगर डायामीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर। हाइट कितनी रह गई? 2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम की बात की गई है तो वॉल्यूम की बात की गई है किसकी? राइट सर्कुलर कोन की। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर की वैल्यू 1 तो स्क्वायर इनटू में 2, तो 2 पाई बाय 3 क्यूबिक सेंटीमीटर। डी इज द राइट आंसर। बिना किसी दुविधा के आपका आंसर डी हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 की एक सॉलिड स्फीयर है जिसको 2 हेमिस्फीयर में काटा गया है। स्पेयर के एरिया और दोनों हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का रेशियो बताना। भाई जो सरफेस एरिया स्पेयर का होगा वो तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा जी, रेशियो जो हमारा हेमिस्फीयर होता है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन हेमिस्फीयर है कितने? 2। तो जब मैं इनका रेशियो निकालूंगा
तो 2 रेशियो कितना आने वाला है 3, क्योंकि पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा सी होगा। बिना किसी दुविधा के, बिना किसी संशय के आपको ये आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करता हूं तो कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर है 2,0 और एक डायमीटर की एक एंड दी गई है उसकी 6,0। आपसे पूछी गई कि दूसरी एंड के कोऑर्डिनेट निकालो। हम जानते हैं कि दूसरा जो ये जो डायमीटर का सेंटर होता है उसका क्या होता है मिड पॉइंट 2,0 मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने मेरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देखी है x प्लस 6/2 और y प्लस 0/2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे बच्चों बताइए। x की वैल्यू हो गई -2। कई हो गए तोते उड़ जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 6 गए -2 होता है, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -2,0, दैट इज सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो 7th क्वेश्चन में कहा गया कि 52 ताश की पत्तों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला गया। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड है वो रेड एस कार्ड है। भाई एस इक्का, हुकुम का इक्का, बेगम बादशाह नहीं, इक्के की बात हो रही है। 2 होंगे रेड। कितने रेड होते हैं 2, क्योंकि एक डायमंड होता है और दूसरा हर्ट होता है। हमें एक रेड कार्ड निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी 2 और टोटल कार्ड कितने 52, तो 1/26 आंसर हो जाएगा। देखो 1/26 कहां है, तो 1/26 यहाँ आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 8th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपसे, हमारा जो 8th क्वेश्चन है वो कहता है कि जब किसी डेटा को अरेंज किया जाता है ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है वो क्या होती है। तो भैया जो मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होती है किसी भी डेटा की वो मीडियन होती है। क्या होती है मीडियन होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं जिसमें थीटा की वैल्यू 30 दी गई है, 2 साइन थीटा यानी 2 साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू निकालो। तो पहले तो साइन 30 और कॉस 30 को मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 गुने रूट 3/2, 2 से इधर वाला 2 चला गया, तो वैल्यू कितनी आ गई √3/2। तो बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि ये रूट जो है इक्वेशन ax² + bx + c के रियल और इक्वल, तो बताइए कौन सा रिलेशन ट्रू हो सकता है। भाई b² - 4ac बराबर क्या हो जाता है 0, अगर इक्वल है तो b² बराबर क्या हो जाता है 4ac। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं बताइए। अब इस ऑप्शन में से क्या सही है भाई, a बराबर b²/c, ये तो सही नहीं है। b² बराबर ac, ये भी सही नहीं है। c बराबर b²/a, ये वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ac बराबर लिखूं तो b²/4 लिख सकता हूं, तो इसलिए c इज द राइट आंसर बिना किसी संशय के। और वीडियो पे अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आंसर की वीडियो है तो हर किसी के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया डेटा दे दिया गया, सारे इवन नंबर निकाल लो। तो इवन निकालने का मतलब है 4 निकाल लो 16 निकाल लो, 2 ही तो नंबर इवन है। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हम एक नंबर निकालें तो प्राइम नंबर निकले। भाई इसमें प्राइम नंबर बचा कौन, एक तो 7 प्राइम है, समझ में आ रहा है। अब 9 प्राइम नहीं है, 1 प्राइम नहीं है, 21 प्राइम नहीं है और ना ही 25 प्राइम है। तो 1 टोटल नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें से 2 तो मैं निकाल ही चुका हूं, तो 1/5 आंसर होगा। कई ऐसे गधे मूर्ख होंगे जो 1/7 मार के आए होंगे, जो 1/7 मार के आए हैं वो बर्बाद है। दूसरा, जिसने 7 के अलावा किसी को प्राइम ले लिया होगा तो वो 2/5 मार के आए होंगे, तो वो वैसे ही बर्बाद है। समझ में आ रहा है कि नहीं। 12वें क्वेश्चन की बात करता हूं। 12वें क्वेश्चन में कहता है कि एक ट्राइंगल है और एडी मीडियन है। एडी मीडियन है, हम जानते हैं मीडियन बाइसेक्ट करती है उस साइड को जिस साइड पर वो गिरती है। अब ए के वर्टेक्स दे दिए, कितने दे दिए 5, -6, बी के वर्टेक्स दे दिए 6, 4, सी के वर्टेक्स दे दिए 0, 0। अब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमें डी का वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया कि मीडियन जो होती है जिस साइड पर गिरती है उसको बाइसेक्ट करती है, डी मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट 3,2 हो जाएंगे बिना सोचे समझे। जिसको भी समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक करे कि 3,2 कैसे हो गए। अब मुझे क्या निकालनी है एडी की लेंथ, तो एडी की लेंथ निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा 3 - 5 यानी -2 का स्क्वायर 4 और 2 और 6 8 का स्क्वायर 64, तो √68 यूनिट, यानी कि फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो डी के कोऑर्डिनेट निकाल गया सही मिड पॉइंट से वो काम कर गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस 2, 3 और 5 आने की क्या संभावना है। 2 एक ही बार आ सकता है जब 1,1 आए, 3 जो है वो 1,2 पे आ सकता है और 2,1 पे आ सकता है, और 5 कितनी बार आ सकता है 1,4 पे, 2,3 पे, 3,2 पे, 4,1 पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ये टोटल कितने आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउटकम्स हैं, और जब 2 पासों को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 36, तो 7/36 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। 14 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो कहता है कि 2 पॉइंट दे दिए 3, -5 और x, -5, इसके बीच की डिस्टेंस 15 यूनिट है। तो सिंपली अगर मैं देखूं तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस -5 + 5 का होल स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225, तो x² प्लस 9 - 6x बराबर 125,
25। देख लो क्वाड्रेटिक फंसा दिया उसने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और क्वाड्रेटिक फंसा दिया। अब यही होता है ना एमसीक्यू में, आप एकदम खुश हो कि भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आया, लेकिन घुसा क्या दिया, क्वाड्रेटिक। अब इसको सॉल्व करते रहो, तो यहां टाइम जाता है एमसीक्यू में। अब कई बच्चे इसमें क्या करेंगे, पैनिक कर गए, जो पैनिक कर गया भैया वो घर जाओ, क्योंकि एग्जामिनर चाहता ही यही है कि वो देखो आसान क्वेश्चन डालेगा। क्वेश्चन कैसे होंगे, इजी और लेंदी, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा क्या करे, पैनिक करे, अपना टाइम भी खराब करे और नंबर भी ना मिले उसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एग्जामिनर अगर आपके दिमाग से खेल रहा है तो आप भी उसके दिमाग से खेले, 116 के ऐसे फैक्टर कर दे कि आपका 6 आ जाए। अब भैया ये तो खेला हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खेला तो होगो, लेकिन आपको अगर दिमाग होता तो आप समझ जाते कि 6 लाने के लिए 18 5 और 9 12 तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, यानी ऑप्शन होंगे ये। अब माइनस का 6 लाना है तो माइनस 18x प्लस 12x, हाँ या ना। अब जब मैं कॉमन लूंगा तो x माइनस 18 आएगा और प्लस 12 आएगा, तो यानी कि प्लस 12 आएगा। जब बाद में आंसर निकालूंगा तो x माइनस 18 से मुझे क्या मिलेगा, 18, और प्लस 12 से क्या मिलेगा, माइनस 12। बहुत बढ़िया, यानी बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए आंसर 18 माइनस 12 बी इज द राइट आंसर लगाया जा सकता है। जिन भी बच्चों ने लगाया है उनको मेरी बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आइए लास्ट के कुछ क्वेश्चन देख के वीडियो का करते हैं खात्मा। देखो भाई एग्जामिनर आपके दिमाग से कैसे खेल रहा है, वो खेल गया इस क्वेश्चन नंबर 15 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कह दिया कि दो लीनियर इक्वेशन के ग्राफ जो है वो आपको दिए गए हैं, और पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर आप पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन को देखें तो कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन तो होगा नहीं, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है नहीं। देख के आपको ये भी समझ में आ रहा है कि पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे। ये क्या है, आगे जब हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे, इन लाइन को आगे एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अभी जितने सॉल्यूशंस इसके फाइंड किए गए होंगे उस सॉल्यूशन के हिसाब से, उस सॉल्यूशन के हिसाब से इसका जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। 16 क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कहता है अल्फा बीटा 0 है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताइए। 1 अपॉन कितनी बार आपने क्वेश्चन किया होगा जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा बताया था पॉलिनोमियल रैपिड रिवीजन में, सम ऑफ जीरोस, तो 5/6 बटे माइनस 4/6, तो 6 से 6 गया, आंसर कितना हो गया, माइनस का 5/4, यानी बी इज द राइट आंसर। बिना कुछ सोचे समझे आप इसका आंसर बी लगा सकते थे। 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो अच्छा खासा आपका दिमाग लगा देगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर है, आपसे कह दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा निकालो। अब जो इसको सॉल्व करने में लग गया वो गधा है। क्यों गधा है भैया, आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हाँ या ना, बराबर क्या 1। इसकी वैल्यू क्या गिवन है, m गिवन है, तो इसकी वैल्यू क्या 1/m आ जाएगी, हाँ बोलना पड़ेगा, बिना कुछ सोचे समझे आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हाँ बोल दो, लाइक ठोक दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। 18वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वें क्वेश्चन में कह दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के जो भी जीरोस हैं वो दो गुने हैं किसके, इसके जीरो से। तो पहले तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के जीरो निकालो, 6 चौक 24 कैसे फैक्टर की 5 आ जाए। अब 24 कैसे फैक्टर की 5 आ जाए, तो बताओ 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4x कॉमन लिया तो x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लिया तो x माइनस 2 बराबर 0। एक जीरो आ गया माइनस 3/4, दूसरा जीरो आ गया 2। इसका ट्वाइस कर दो, तो इसका जब ट्वाइस करूंगा तो एक जीरो बनेगा माइनस का 3/2 और दूसरा बनेगा 4, यही बनेगा भाई 2 गुना। इन जीरो का इस्तेमाल करके मुझे पी और क्यू की वैल्यू निकालनी, तो जब मैं माइनस 3/2 प्लस 4 करूंगा तो इधर क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अरे हाँ तो बोलो भाई, तो माइनस पी अपॉन 1। इसको मैं सॉल्व करूं तो कितना आएगा, 5/2 बराबर p/1, तो p का मान कितना है 5/2, और 5/2 किसका आंसर है भाई, मैं दोबारा बता देता हूं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है। यहाँ पर b प्लस का p है तो आंसर में यहाँ माइनस p लेना पड़ेगा। प्लस माइनस की गलती आप नहीं कर सकते, गुंजाइश करना नहीं है, समझे। पता नहीं समझते भी हो तुम लोग बात को कि नहीं, इतने पढ़ाने के बावजूद भी अगर आपके इस सेक्शन में 20 में से 20 नहीं आया। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया ना, वो जो स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आया था, वहां पे थोड़ी सी उम्मीद है कि बच्चे फंस सकते हैं, और एक क्वेश्चन ये लीनियर इक्वेशन वाले में। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा है जो आपकी गलत हो जाए। 19वां क्वेश्चन जो है सरसन रीजन कहता है टेंजेंट जो ड्रॉन किए जाते हैं एट द एंड ऑफ पॉइंट डायमीटर वो पैरेलल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो डायमीटर पे ड्रॉन किए जाते हैं टेंजेंट्स, तो ये जो पॉइंट होते हैं जब रेडियस हम परपेंडिकुलर प्रूफ करते हैं, तो ये तो थ्योरम भी हमने प्रूफ की हुई है अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, तो बात तो बिल्कुल सही है। और डायमीटर सर्कल लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल का, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे में रिलेशन नहीं बना रहे, इसीलिए इसका आंसर क्या होता है दिखाई देगा, बी दिखाई देगा, क्योंकि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, लेकिन रीजन एक्सप्लेन नहीं कर रहा।
अगर हम वही 20वें की बात करते हैं तो 20वें में कहता है कि अगर ग्राफ एक पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को सिर्फ एक ही बिंदु पर टच करता है तो वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल गलत है, असर्शन गलत है। क्यों गलत है भाई, एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि रूट्स कैसे हैं इक्वल, रूट्स कैसे हैं इक्वल, तो इक्वल रूट्स में जैसे एक्स की वैल्यू क्या आ गई -2 -2। तो एक बात बताओ कि अब अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं, अब अगर मैं इसका ग्राफ खींचूं तो आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आंसर क्या आना चाहिए। अगर इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट होने की वजह से दोनों जीरोस एक ही होंगे, इसलिए असर्शन गलत है। और रीजन क्या है, सही, यहां फंसा दिया उसने, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आंसर की आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर किसी तरह के और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे फिर कुछ नए पढ़ाइयों के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, एंजॉय योर हॉलीडे, और जो भी कोई एग्जाम बचा है तो उसको भी दे देना बढ़िया से। चलो बाय बाय, टेक केयर।